हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड बहुत सारी बात जानने वाले हैं और ऑलरेडी आपको सर्किट ब्रेकर के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, कुछ ना कुछ आइडिया होगा। सर्किट ब्रेकर क्या है, उसका काम क्या है, कहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग स्विच गियर प्रोटेक्शन के अंदर सर्किट ब्रेकर चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्विच गियर प्रोटेक्शन के लिए, तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर हम लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड। तो आज हम लोग सर्किट ब्रेकर का कुछ बेसिक चीज़ देखेंगे और इसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस सर्किट ब्रेकर का फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसकी रेटिंग देखेंगे और उसकी रप्चरिंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें हमको सर्किट ब्रेकर के अंदर पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग डिटेल के अंदर सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड सारी बात पढ़ेंगे। तो आज हम लोग कुछ बेसिक चीज़ सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग सर्किट ब्रेकर के अंदर क्या क्या चीज़, बेसिक चीज़ हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले सर्किट ब्रेकर का बेसिक फंक्शन क्या होता है वो जानना हमको। तो पहला चीज़ सर्किट ब्रेकर क्या है और ये किस तरह से काम करता है वो जानना। तो सर्किट ब्रेकर आपका क्या है, एक सिंपली स्विच है, नाम ही इसका क्या है, सर्किट ब्रेकर, यानी सर्किट को ब्रेक करने वाला डिवाइस है। सर्किट को ब्रेक करने वाला, सर्किट को रप्चर करने वाला, सर्किट को रोकने वाला, सर्किट को इंटरप्ट करने वाला डिवाइस को ही क्या कहेंगे हम लोग, सर्किट ब्रेकर कहेंगे। तो सर्किट ब्रेकर इज नथिंग बट ए डिवाइस विच ब्रेक द सर्किट अंडर फॉल्ट कंडीशन। ठीक है, दो चीज होता है सर्किट ब्रेकर के अंदर, या तो ये सर्किट को ब्रेक करेगा, नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी कर सकता है और दूसरा फॉल्ट कंडीशन के अंदर भी कर सकता है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो करेगा वो मैनुअली हमको करना पड़ेगा। अगर हमको मेंटेनेंस करना है पावर सिस्टम के अंदर, ट्रांसमिशन के अंदर, पावर जनरेटिंग स्टेशन के अंदर, तो वहाँ पर जो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ होगा उसको हम लोग ऑपरेट कराएंगे, उसी को ट्रिप कहते हैं हम लोग, यानी उसको ओपन कराएंगे। सर्किट ब्रेकर को ओपन कराएंगे तो सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और आपका सर्किट ओपन होगा तो हम मेंटेनेंस का काम कर पाएंगे। तो सर्किट ब्रेकर आपका क्या है, एक स्विच है जो आपका नॉर्मल कंडीशन में भी हम उसको ऑपरेट करा सकते हैं और फॉल्ट कंडीशन के अंदर भी ऑपरेट होगा। और फॉल्ट कंडीशन के अंदर जो ऑपरेशन होता है वो ऑटोमेटिकली होगा, यानी अपने आप, जैसे फॉल्ट अकर होगा, फॉल्ट आपका अकर होने की वजह से आपका सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा और सर्किट को ये ब्रेक कर देगा, यानी फॉल्टी सेक्शन को अलग कर देगा और हेल्दी सेक्शन को अलग कर देगा। तो सर्किट ब्रेकर इज ए डिवाइस विच operate under normal condition as well as under fault condition. Under normal condition it will work manually and under fault condition it will work automatically. ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान चीज़ है। सर्किट ब्रेकर स्विच है जो नॉर्मल और आपका फॉल्टी दोनों सेक्शन में आपका काम करता है। नॉर्मल जो आपके घर के अंदर भी स्विच लगा हुआ होता है जिससे हम बल्ब को ओपन या क्लोज करते हैं, वो भी सर्किट ब्रेकर की तरह आप बोल सकते हैं। लेकिन हम उसको सर्किट ब्रेकर इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो क्या है, नॉर्मली आपका सिर्फ हमारा मैनुअली ऑपरेट हो सकता है, फॉल्ट के लिए ऑपरेशन नहीं करता है। लेकिन अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो वो भी क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, तभी तो आपका पंखा बंद हो जाता है, बल्ब ऑफ हो जाता है, तो वही ब्रेक करता है। लेकिन हम लोग जनरली उसको सर्किट ब्रेकर नहीं बोलते हैं क्योंकि वो सिर्फ आपका, यानी जब आवश्यकता है या मेंटेनेंस है उस समय ऑपरेट हो रहा है और फॉल्टी कंडीशन में ऑपरेट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो सर्किट ब्रेकर की बात हो रही है, नॉर्मल कंडीशन एज वेल एज फॉल्टी कंडीशन, दोनों कंडीशन में आपका वर्क करेगा और आपका जो सिस्टम है पावर सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो ये आपका एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है जो आपका फॉल्ट कंडीशन में ओपन होकर आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब दूसरा चीज समझिए, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, किस तरह से ये काम करता है सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर का जो सबसे बेसिक चीज है वो क्या है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है, यानी दो इस प्रकार का इलेक्ट्रोड है, इसी को कॉन्टैक्ट बोलते हैं हम लोग। तो एक इसमें फिक्स कांटेक्ट होता है और दूसरा मूविंग कांटेक्ट होता है। ये नॉर्मल कंडीशन में क्लोज होता है और जब फॉल्ट होता है तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। या आपको मेंटेनेंस कराना है तो आप इसको ओपन करा दीजिएगा। तो दोनों नहीं होगा बल्कि एक ही आपका, ये वाला मान के चलिए रेड वाला जो आपका पेन है वो फिक्स्ड है और दूसरा ये ब्लैक वाला ऑपरेटिंग यानी मूवेबल है, ये ओपन और क्लोज हो सकता है। तो नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों क्लोज रहेगा और फॉल्ट कंडीशन के अंदर ये आपको मेंटेनेंस करना है तो आपको क्या कर सकते हैं, मूविंग कॉन्टैक्ट को ओपन कर देंगे।
और फॉल्ट कंडीशन भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो दोनों नॉर्मल कंडीशन में क्लोज और फॉल्ट कंडीशन में ओपन, जैसे ओपन होगा आपका सर्किट इंटरप्ट होगा और आपका जो फॉल्टी करंट है, फॉल्ट करंट है, वो आपका अल्टरनेटर या ट्रांसफार्मर तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे आपका अल्टरनेटर ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगा। ठीक है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इसके अंदर जो मेन हमारा प्रॉब्लम या मेन जो समझने का चीज होता है सर्किट ब्रेकर में, वो आर्क होता है। ठीक है, तो आर्क फॉर्मेशन की बात तुरंत हम करेंगे अभी, लेकिन अभी समझिए यदि आर्क प्रोड्यूस हो जाता है, रेड कलर से हमने दिखाया, जब आप शॉर्ट सर्किट केस में यानी आपका फॉल्टी केस में ये ओपन होता है तो इसके दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में आर्क प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये आर्क क्या करेगा, ये आर्क आपके सिस्टम के लिए या आपका सर्किट ब्रेकर खुद के लिए भी क्या होता है, ये हार्मफुल होता है, डेंजर होता है। तो अब देखिए आर्क यदि प्रोड्यूस हो जाता है तो ये आर्क क्या करेगा, पहला नुकसान तो होगा ड्यू टू आर्क डिले इन करंट इंटरप्शन, यानी जो फॉल्ट करंट था जिसको इंटरप्ट करने के लिए, रोकने के लिए हमने सर्किट ब्रेकर लगाया हुआ था, लेकिन ये आर्क प्रोड्यूस हो जाने के कारण जो फॉल्ट करंट था जिसको हमको रोकना था वो जल्दी रुकेगा नहीं, यानी फॉल्ट करंट आपका सर्किट ब्रेकर ओपन होने के बाद भी कुछ देर तक फ्लो होता रहेगा। तो पहला प्रॉब्लम आर्क की वजह से क्या होता है, ड्यू टू आर्क डिले इन करंट इंटरप्शन। ठीक है, जो फॉल्ट करंट को हम तुरंत इंटरप्ट करना चाह रहे थे, रोकना चाह रहे थे, वो फौरन नहीं रुकेगा क्योंकि अब आर्क प्रोड्यूस हो गया। जब आर्क पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो आपका फॉल्ट जो करंट है वो पूरी तरह से इंटरप्ट हो पाएगा। तो फॉल्ट करंट सडनली इंटरप्ट नहीं हो पाता है क्योंकि आर्क फॉर्म हो जाता है, आर्क प्रोड्यूस हो जाता है। तो ड्यू टू आर्क डिले इन करंट इंटरप्शन, तो कौन से करंट की बात हो रही है, फॉल्ट करंट की बात हो रही है। तो जिस फॉल्ट करंट को हमको रोकना था वो फौरन नहीं रुकेगा क्योंकि आर्क प्रोड्यूस हो गया। तो पहला नुकसान आर्क से क्या हो जाता है, ड्यू टू आर्क डिले इन करंट इंटरप्शन, करंट इंटरप्शन में देरी होती है, थोड़ा देर के बाद फिर आर्क आपका खत्म होगा और पूरी तरह से आपका हेल्दी सेक्शन अलग और फॉल्टी सेक्शन अलग हो पाएगा। जब तक आर्क है तब तक तो कुछ देर तक आपका करंट फ्लो ही होता रहेगा ओपन होने के बाद भी। तो ये पहला प्रॉब्लम सर्किट ब्रेकर के अंदर होता है। दूसरा दिक्कत क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, यानी कि जो आर्क प्रोड्यूस हुआ ये आर्क क्या करेगा, हीट भी प्रोड्यूस करेगा। करंट है और आपका कांटेक्ट ओपन हो रहा है तो इसकी वजह से यहां पर क्या होता है, हीट भी प्रोड्यूस होता है और ये हीट क्या करता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस विच डैमेज सर्किट ब्रेकर, यानी ये सर्किट ब्रेकर खुद को डैमेज कर देगा। यानी आर्क जो है, आप कुल मिला के समझिए कहने का अर्थ कि आर्क जो सर्किट ब्रेकर के अंदर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना, क्योंकि ये आपका एक तो करंट इंटरप्शन के अंदर भी देरी पैदा कर रहा है और खुद आर्क यदि ज्यादा अमाउंट के अंदर हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो ये सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट को भी मेल्ट कर सकता है, पिघला सकता है, या पूरा जो सर्किट ब्रेकर लगा खुद उसको डैमेज कर देगा। तो आपको क्या करना होगा, इस आर्क को बुझाने का व्यवस्था जल्दी से जल्दी करना होगा। तो मेनली तौर से जो सर्किट ब्रेकर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होता है जिसको हमको समझना है ध्यान से, वो आर्क को बुझाने का व्यवस्था, यानी आर्क किस तरह से क्वेंच करेंगे, किस तरह से बुझाएंगे, आर्क को किस तरह से एक्सटिंक्शन करेंगे, उसको समझना है। तो ये आर्क आपका एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है सर्किट ब्रेकर के अंदर और इसी आर्क को बुझाने का हमको प्रोसेस ढूंढना है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें बात हो गई। सर्किट ब्रेकर तो बहुत सिंपल था, हम कॉन्टैक्ट को ओपन कर देते हैं और सर्किट फॉल्ट कर इंटरप्ट हो जाता है, लेकिन ये आर्क के बीच में आकर आपका खेल खराब कर देता है और जिसकी वजह से हमको कुछ प्रॉब्लम होता है। पहला प्रॉब्लम करंट इंटरप्शन में डिले और दूसरा प्रॉब्लम आपका हीट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से आपका कॉन्टैक्ट या पूरा सर्किट ब्रेकर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम। अब समझिए तीसरा बात जो हमको समझना है, ये आपका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड सारी बात, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के अंदर ही यानी कि आपका आर्क की बात हो गई। तो अब समझिए आर्क किसको कहेंगे वो उसको समझते हैं हम लोग। तो आर्क फेनोमेनन क्या है वो देखिए, किस तरह से ये आर्क प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब मेरा नॉर्मल कंडीशन में देखिए फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट दोनों क्या है, नॉर्मल कंडीशन में क्लोज था, लेकिन जैसे ही फॉल्ट हुआ तो ये फॉल्ट होगा तो क्या होगा, ये ओपन होगा और फॉल्ट होने की स्थिति में ओपन होगा तो दो चीज यहां पर आर्क प्रोड्यूस करेगा। एक तो सबसे पहला देखिए क्या होता है कि आपका जब ये ओपन हो रहा है तो आपको देखने में लग रहा है, ध्यान से देखिएगा, मान के चलिए दो मेरा फिंगर है और ये दोनों क्लोज है, आपका एक फिक्स कांटेक्ट मूविंग कांटेक्ट, ठीक है, दोनों आपस में अच्छा संपर्क बना हुआ।
लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, मूविंग कॉन्टैक्ट को ओपन करेंगे। तो आप देखिए जब ओपन करेंगे तो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जिसमें आपका जो दोनों उंगली के बीच का टच है वो मिनिमम होगा। देखने में तो लग रहा तुरंत अलग हो गया, लेकिन जब सेपरेट कीजिएगा तो एक इंस्टेंट आता है जिसमें उसका एरिया क्या हो जाता है, बहुत रिड्यूस हो जाता है। यानी कितनों फास्ट आप कीजिएगा तो कुछ ऐसा आपका सेकंड या मिली सेकंड कुछ मिलेगा जिसके अंदर आपका जो सेपरेशन के टाइम जो एरिया है वो बहुत कम हो जाएगा। और फिर उस समय क्या होगा, जब आप कॉन्टैक्ट को ओपन कर रहे हैं और ओपन करते समय यदि एरिया रिड्यूस हो रहा है, करंट आपका रिड्यूस एरिया कम हो रहा है, तो उस समय क्या हो जाता है, आपकी करंट डेंसिटी बढ़ जाती है। जे की वैल्यू यानी करंट डेंसिटी कॉन्टैक्ट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया सेपरेशन करते समय दोनों सेपरेट हो रहा है तो उस समय एरिया रिड्यूस हो जाता है और एरिया रिड्यूस होने की वजह से आपका करंट डेंसिटी बढ़ जाती है। कहाँ पर, कॉन्टैक्ट के अंदर। और जैसे ही करंट डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इसके पास जो यानी आपका कॉन्टैक्ट का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चार्ज हो जाएगा। चार्ज करने का मतलब वो अपनी बॉन्ड से बाहर निकलने लगेगा और फिर एयर के अंदर आपका फ्लो होने लगेगा। तो इसकी वजह से यानी आपका करंट डेंसिटी हाई होने की वजह से आपका यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगा और हीट की वजह से आपका जो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज हो जाएगा और चार्ज होने के बाद आपका एयर के अंदर फ्लो होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस हो जाता है। और ये करंट जो है यानी करंट डेंसिटी की बात करें, ये नॉर्मल करंट की बात नहीं कर रहे हैं। कौन से करंट की बात कर रहे हैं, तो फॉल्ट करंट की बात। तो फॉल्ट करंट तो ऐसे ही उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना। और दूसरा हमारा करंट डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर हाई हो गई है, एरिया रिड्यूस हो गया, करंट डेंसिटी की वैल्यू हाई हो गई, यानी यहाँ पर हीट ज़्यादा होगा और हीट की वजह से आपका वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप करना स्टार्ट हो जाएगा, आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, आयनीकरण स्टार्ट होगा और आपका यहाँ पर का बीच का मीडियम आयोनाइज्ड हो जाएगा। और वो हाँ स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोड का जो आपका मूविंग कॉन्टैक्ट है या इलेक्ट्रोड है, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स था वो पहले जंप करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, आपका करंट एरिया रिड्यूस हो रहा है, करंट डेंसिटी बढ़ रही है, हीटेड हो जा रहा है फिर ये, और हीट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आर्क प्रोड्यूस हो जाता है। यानी अब आपका जो बीच का मीडियम है, एयर है, उसका भी इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या करेगा, जंप करेगा, निकलेगा और पूरा मीडियम आपका आयोनाइज होगा, यानी एयर के अंदर भी अब करंट फ्लो होने लगा। और जब एयर के अंदर करंट फ्लो होता है तो यहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस होगा, कुछ चिंगारी यानी स्पार्क, चमक भी आपको दिखेगा और साथ ही साथ करंट भी फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज भी फ्लो होगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। आर्क कहने का मतलब नॉर्मल आपका जो करंट की वैल्यू है वो करंट भी फ्लो हो रहा है, हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है और चमक, ब्राइटनेस भी निकल रहा है। तो ये आर्क अब क्या है, पहला चीज़ तो आपका करंट डेंसिटी रिड्यूस होने की, आपका एरिया रिड्यूस होने की वजह से करंट डेंसिटी बढ़ जाता है और आपका आर्क प्रोड्यूस होता है। दूसरा चीज़ क्या करता है, आर्क प्रोड्यूस होने में हेल्प करता है, वो कौन करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट या वोल्टेज ग्रेडियंट किसको कहते हैं, तो वोल्टेज, नॉर्मल जो वोल्टेज है वो वोल्टेज, लेकिन अगर उसी वोल्टेज को हम डिस्टेंस के साथ बात करने लगे, दूरी के साथ, कितना वोल्टेज दे रहे हैं, कितना डिस्टेंस में दे रहे हैं, तो वही वोल्टेज क्या कहलाएगा, वोल्टेज ग्रेडियंट कहलाएगा। तो जो भी चीज़ हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अंदर आप पढ़ा होगा, हम लोग किस में मेजर करते हैं, आपका किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर या पर एमएम के अंदर, तो यही क्या कहलाएगा, आपका वोल्टेज ग्रेडियंट कहलाएगा। यानी 1 सेंटीमीटर के अंदर कितना किलो वोल्ट आप दे रहे हैं, और इसी वोल्टेज की वजह से क्या होता है, मीडियम के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर मीडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चार्ज फ्लो होने लगता है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है और हम लोग उसकी वजह से, या वो पोटेंशियल ग्रेडियंट, वोल्टेज ग्रेडियंट का मतलब वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विथ रिस्पेक्ट टू आपका दूरी जो होगा, डिस्टेंस होगा, उसके साथ हम लोग बात करेंगे तो आपका ये पोटेंशियल या वोल्टेज ग्रेडियंट कहलाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो रहा है, यानी करंट की वैल्यू हाई है और यहाँ पर आपका बीच का मीडियम एयर है, रेसिस्टेंस है इसके अंदर, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा होगा, यानी वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा है और आप कह सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज अपीयरेंस ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो रहा है तो इसके बीच का कुछ डिस्टेंस भी होगा। तो यदि वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज
ठीक है। अब हम लोग इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दूरी के साथ यदि बात करेंगे तो यही क्या कहलाएगा, आपका वोल्टेज ग्रेडियंट कहलाएगा। और यहाँ पर की जो वोल्टेज ग्रेडियंट की वैल्यू है वो हाई होगी, क्योंकि सेपरेट हो रहा है, कम दूरी है, तो वहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट या वोल्टेज ग्रेडियंट की वैल्यू हाई होगी, जिसकी वजह से भी क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स मूव करने में या इलेक्ट्रॉन्स आपका एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड जाने में हेल्प करेगा। यानी ये पोटेंशियल ग्रेडियंट भी आपका मीडियम को ब्रेक करने के अंदर और मीडियम को आयोनाइज करने के अंदर हेल्प करेगा। तो दोनों फैक्टर आपका क्या करता है, मीडियम के अंदर आर्क प्रोड्यूस होने में हेल्प करता है, या आर्क प्रोड्यूस करता है, आर्क को स्ट्रक्ट कराता है, आर्क को आपको यहाँ पर फ्लो करवाता है, करंट चार्ज को फ्लो करवाता है। तो ये आर्क फिनोमेनन से रिलेटेड बात हो गई, जिसके अंदर हमने दो बात किया, एक आपका करंट डेंसिटी वाली बात और दूसरा पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली बात। दोनों मिलकर आपका क्या कर रहा है, आर्क प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। तो ये आर्क फिनोमेनन से रिलेटेड बात हो गया, समझ में आ रहा होगा आर्क क्यों प्रोड्यूस हो जाता है। दूसरा, अब हम लोग को आर्क के बाद इसमें हम लोग को जो पढ़ना है, यही चीज यहाँ पर भी लिखा गया है, मतलब कुछ थोड़ा सा आपको यहाँ पर हमको देखना है अंतर मेंटेनेंस ऑफ आर्क। यानी अब कहने का अर्थ हुआ कि आपका जो आर्क प्रोड्यूस हुआ है, ये आर्क कौन बनाए रखता है, यानी आर्क को बनाए रखने के अंदर आर्क को प्रोड्यूस भी करना और बनाए रखना, उसमें कौन उत्तरदायी है, कौन अंश आपका फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो दो फैक्टर है जो आपका क्या करता है, आर्क बनाए रखता है, आर्क को मेंटेन रखता है। तो पहला फैक्टर अभी जिसकी बात कर रहे थे हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड सेपरेट किया, तो सेपरेट किया तो आपका ओपन, ऐसे नॉर्मल स्थिति में भी आपको मालूम होगा जब सर्किट ओपन होता है तो अगर आर्क प्रोड्यूस नहीं भी होगा तो हम मान के चलते सर्किट ओपन होगा तो करंट जीरो होता है, वोल्टेज जीरो नहीं होता। किसी भी ओपन सर्किट भी है तो वहां पर वोल्टेज अपेयर होता है, और उसी वोल्टेज को यदि हम डिस्टेंस के साथ बात कर लें, दोनों आपका इलेक्ट्रोड के बीच दूरी कितना है, तो उसी वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, वोल्टेज ग्रेडियंट या पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। तो अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट ही क्या है, आपका चार्ज प्रोड्यूस कराने में उत्तरदायी होता है, मेंटेन रखता है। तो अगर हम लोग क्या है, इस इलेक्ट्रोड या पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इस इलेक्ट्रोड की दूरी कम है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। यदि इसके डिस्टेंस को हम बढ़ा देते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो इसका इफेक्ट है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, जो वोल्टेज अपेयर हो रहा है मीडियम को ब्रेक डाउन कराने के लिए, उसका प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है, यदि हम लोग क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा सेपरेट कर देते हैं तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फैक्टर जो है मेंटेन करा रहा है, ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी आपका फिर आर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। कब, जब हम इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं तब। और रिड्यूस कैसे होगा, यदि हम दोनों इलेक्ट्रोड की वैल्यू को या दोनों इलेक्ट्रोड के डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखिएगा तो सर्किट ब्रेकर के अंदर उतना ज़्यादा जगह नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा आपकी दूरी को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको कई मीटर दूर करना होगा, दोनों इलेक्ट्रोड को सेपरेट करना होगा मीटर के अंदर। तो उतना जगह तो बहुत बड़ा सर्किट ब्रेकर बनाना होगा, दोनों इलेक्ट्रोड को अलग अलग कीजिएगा कई मीटर तक। तो प्रैक्टिकली हम पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है उसकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को बहुत ज़्यादा मीटर के अंदर आपको बढ़ाना होगा। ये पहला चीज़। ठीक है, दूसरा आपका आयोनाइज पार्टिकल बिटवीन कॉन्टैक्ट, यानी जो आपका आर्क मेंटेन रहता है, आर्क बना हुआ रहता है, वो क्यों, जो आयोनाइज हो गया पार्टिकल निकल गया है वो आपका मीडियम के अंदर अब बना हुआ है। तो आयोनाइज पार्टिकल बिटवीन द कॉन्टैक्ट, यही आयोनाइज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल, आयोनाइज पार्टिकल, ये क्या करेगा, आपका आर्क बनाए रखने में आपका सहायता करेगा। तो हम इसको अगर घटाना चाहते हैं, ये आयोनाइज पार्टिकल हटाना चाहते हैं, आर्क को खत्म करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इस आयोनाइज पार्टिकल को डी आयोनाइज करना होगा, क्योंकि ये तो आयोनाइज हो गया है, चार्ज हो गया, बाहर निकल गया है, अपने जो भी इसका न्यूक्लियस था, अपना सर्किल था, तो वहां से बाहर निकल गया है ऑर्बिट से। तो वहां पर हमको फिर से इसको डी आयोनाइज्ड करना होगा, और डी आयोनाइज्ड करने के लिए दो तरीका है। या तो आप क्या करें, कूलिंग इफेक्ट वहां पर दें, यानी कि जब आप कूलिंग इफेक्ट देंगे, हीट की वजह से वो बाहर निकल जाता है, तो यदि कूलिंग इफेक्ट देंगे तो वापस क्या हो जाएगा, फिर से जो आइटम है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा,
फिर से डी आयोनाइजेशन हो जाएगा और आपका जो आर्क है आपका वो बुझ जाएगा। ठीक है, तो आर्क बुझाने के लिए यानी आपको जो बीच का आयोनाइजेशन हो गया है, पार्टिकल आयोनाइज्ड हो गया, उसको डी आयोनाइज करना होगा और डी आयोनाइज करने के लिए आपको कूलिंग का काम करना होगा, यानी किसी तरह से आप कूलिंग का व्यवस्था कर लेते हैं तो वो पार्टिकल आपका क्या हो जाएगा, डी आयोनाइज्ड हो जाएगा। दूसरा चीज आप क्या कर सकते हैं, प्रेशर इसके ऊपर डेवलप करेंगे, यानी अगर आप बाहर से हाई प्रेशर दे देते हैं तो भी आपका पार्टिकल क्या हो जाएगा, डी आयोनाइज्ड हो जाएगा और आर्क आपका बुझ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपको डी आयोनाइज करने के लिए कूलिंग इफेक्ट आपको करना होगा या बहुत हेवी प्रेशर वहां पर डेवलप करना होगा जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डी आयोनाइज्ड हो, और जैसे ही ये डी आयोनाइज्ड होगा आपका आर्क बुझ जाएगा और पूरी तरह से जो फॉल्ट करंट है वो इंटरप्ट हो जाएगा और जो सर्किट ब्रेकर का काम था इंटरप्शन का वो हो पाएगा जब आपका आर्क बुझेगा तब। ठीक है, अब कुछ नोट पॉइंट है 2-4-5 तो उसको देख लीजिए, सिंपल आपका पॉइंट सब है। तो आपका सर्किट ब्रेकर परफॉर्म ओनली द इंटरप्शन नॉट डिटेक्शन, ये तो पहली बात आप स्टार्टिंग से जानते होंगे कि सर्किट ब्रेकर का जो काम है वो क्या है, आपका इंटरप्शन का काम है। इंटरप्शन मतलब फॉल्ट करंट को इंटरप्ट करना, रोकना, नॉट डिटेक्शन। डिटेक्शन का काम सर्किट ब्रेकर का नहीं है, सर्किट ब्रेकर डिटेक्शन का काम या सेंसिंग का काम नहीं करता है। फॉल्ट को डिटेक्ट करने का काम, फॉल्ट को सेंस करने का काम किसका है, रिले का है। तो रिले इज ए सेंसिंग डिवाइस एंड सर्किट ब्रेकर इज ए इंटरप्टिंग डिवाइस। दोनों आपका स्विच गियर प्रोटेक्शन डिवाइस है, दोनों प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, लेकिन आपका जो इंटरप्शन का काम होता है, फॉल्ट करंट को ब्रेक करना, रोकना, इंटरप्ट करना, तो ये इंटरप्शन का काम किसका है, सर्किट ब्रेकर का है। लेकिन फॉल्ट को डिटेक्ट करना, फॉल्ट को आपका सेंस करना, वो काम किसका है, तो आपका रिले का होता है। इसीलिए जहां भी आपका स्विच गियर प्रोटेक्शन के अंदर या पावर सिस्टम के अंदर सर्किट ब्रेकर की बात होगी तो वहां पर आपका रिले भी लगा हुआ होगा, चाहे सिस्टम के अंदर डायग्राम के अंदर दिखाया जाए या नहीं दिखाया जाए, वहां पर अंडरस्टूड है कि आपका सर्किट ब्रेकर के साथ रिले भी लगा हुआ है। रिले आपका फॉल्ट को सेंस करेगा और सर्किट ब्रेकर फॉल्ट को इंटरप्ट करेगा। तो पहला बात, फर्स्ट पॉइंट, द सर्किट ब्रेकर परफॉर्म ओनली द इंटरप्शन नॉट डिटेक्शन। दूसरा चीज क्या लिखा गया है, ऑपरेटिंग टाइम ऑफ सर्किट ब्रेकर इज जनरली 0.05 सेकंड, यानी दोनों कॉन्टैक्ट ओपन होना, आर्क बुझना, वो सारा जो ऑपरेटिंग टाइम है वो आपका कितना होता है, 0.05 सेकंड। या ऑपरेटिंग टाइम ऑफ मॉडर्न सर्किट ब्रेकर का टाइम कितना है, 0.03 सेकंड, या इसी को हम 3 मिली सेकंड, यानी 3 मिली सेकंड के अंदर आपका सारा काम हो जाएगा, कॉन्टैक्ट आपका ओपन होगा, फॉल्ट करंट इंटरप्ट होगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया ये मिली सेकंड, 3 मिली सेकंड आपका सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग टाइम, मॉडर्न सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है, द कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर इज 20 माइक्रो ओम, बहुत कम होता है। अच्छा, जो कॉन्टैक्ट बना होता है वो जनरली कॉपर का बना होता है, क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंस हमको कम रखना है। यदि रेसिस्टेंस हाई रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका ऑलरेडी शॉर्ट सर्किट करंट और हेवी करंट है और फिर वहां पर रेसिस्टेंस हाई है तो I²R लॉस से आपका ज्यादा होगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, आर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, रेसिस्टेंस की वैल्यू कम रखते हैं ताकि आर्क आपका ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो। तो इसकी वैल्यू कितना होता है, 20 माइक्रो ओम लगभग होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, थर्मल सर्किट ब्रेकर हैज डिलेड ट्रिप एक्शन। डिलेड ट्रिप एक्शन का मतलब देरी से होता है, किसमें, थर्मल सर्किट ब्रेकर। थर्मल कहने का मतलब जहां पर हीट की वजह से आपका कॉन्टैक्ट ओपन होता है। तो ये जनरली आपका एमसीबी के अंदर इस तरह का होता है। तो एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो छोटा वाला होता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा बाइमेटेलिक एलिमेंट लगाते हैं, जो हीट जब होगा यानी आपका शॉर्ट सर्किट करंट होगा तो वो हीटेड हो जाता है, हीट की वजह से वो फैलता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, और थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ये एक्सपैंड जब करेगा तो जो मूविंग कॉन्टैक्ट इसको धक्का मारेगा, जिसकी वजह से मूविंग कॉन्टैक्ट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से यदि ट्रिप होता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, यही बात लिखा गया, थर्मल सर्किट ब्रेकर हैज डिले ट्रिप एक्शन, यानी इसमें कुछ समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर हैज इंस्टेंटेनियस ट्रिप एक्शन। मैग्नेटिक सर्किट मतलब इसके साथ आपका रिले लगा होगा, मैग्नेटिक सर्किट लगा होगा, और वहां पर जैसे ही फॉल्ट होगा वहां पर मैग्नेटिक सर्किट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फौरन वहां पर एक्शन होगा और आपका जो ट्रिपिंग एक्शन है यानी ट्रिपिंग का काम
कॉन्टैक्ट ओपन होने का काम वो बहुत फास्ट होगा। तो ये आपका थर्मल एक्शन की वजह से यदि सर्किट ब्रेकर काम करेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, और मैग्नेटिक सर्किट बेस पर काम करेगा तो वहाँ पर समय कम लगेगा, ऑपरेशन जल्दी होगा, इंटरप्शन का काम फास्ट होगा। तो ये सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड बेसिक बात हो गई। इसके बाद हम लोग सर्किट ब्रेकर के अंदर और भी बहुत सारी बात जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।